आज हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे, वर्गीकरण। ट्रांसफॉर्मर के जो वर्गीकरण होता है ट्रांसफॉर्मर का जो वर्गीकरण है, इसमें सबसे पहले लिखो आप कोर या क्रोड के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। अलग अलग प्रकार की क्रोड बनती है, उसके आधार पर। क्रोड या कोर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहला आता है क्रोड प्रकार ट्रांसफॉर्मर। हम क्रोड प्रकार के, सेल प्रकार का और बेरी प्रकार के, इन सभी प्रकार के वर्गीकरण को देखेंगे। तो इन वर्गीकरण में सबसे पहले जो वर्गीकरण हमारे पास आता है वो आता है क्रोड प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्रोड प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारे पास इसके आकार कैसा होता है भाई? पहला सवाल ये है, आकार कैसा होता है? नहीं पता? एक तो होता है एल प्रकार का। एल प्रकार का कैसे होता है कि ये एक एल रहा और ये दूसरा एल रहा, इसे क्या बन गया भाई? क्रोड। एक वे यू नहीं, यू वे आई साथ में बोलना चाहिए। यू और आई अलग अलग नहीं है। वो कहता है ये है यू और ये क्या है? आई। साथ में आएगा एल और कौन सा है? यू वे आई। कई जगह हम इसको लिख देते हैं आयताकार, बाकी मेन नाम तो ये रहेंगे एल यू वे आई आकार का। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास ये हमारे पास है इसकी एक तरफ तो हमारे पास कौन सी वाइंडिंग है भाई? प्राथमिक। एक तरफ क्या है? सेकेंडरी। देखो क्या है,
तुम्हें क्या लगता है मैं घूमू? तो होल तुम्हारे नजर में, तो ध्यान रखो ना भाई। और अब के आगे से मैं कहूंगा नहीं कभी भी N1, ये N2 है। हमारे पास जब यहां पर धारा का प्रवाह होगा तो चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। ये चुंबकीय फ्लक्स इस कोर के माध्यम से काटेगा। तो हमारे पास चुंबकीय पाथ कितना बड़ा है? एक। जिसके ऊपर वाइंडिंग लगाई गई उसे हम क्या कहते हैं? लिंब। वाइंडिंग किस पर स्थापित करते हैं? लिंब पर। लिंब पर वाइंडिंग स्थापित है, ठीक है। अब लिंब है हमारे पास, कितने लिंब है इसमें? दो। मैं पूछूंगा इसमें चुंबकीय पाथ कितने हैं? ये सब चीजें पूछी जाती है ना भाई। और अपन कोशिश यही करनी है कि जो ये डायग्राम आपको दिखा है इसी को समझ के हम चीजें उत्तर दे सकें। इसी को समझ के दे सकें तो याद लंबा रह जाता है, क्योंकि ये तो अपने दिमाग में बन जाती है पिक्चर। तो चुंबकीय पाथ कितना है? एक। और हमें पता है यदि चुंबकीय पाथ अधिक होगा तो फ्लक्स क्या काटेगा? ज्यादा। चुंबकीय पाथ कम होगा तो फ्लक्स क्या काटेगा? कम। ठीक है। तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय पाथ को काटे, यानी कि हमारे पास फ्लक्स का मान भी क्या रहे? ज्यादा। बट इसमें चुंबकीय पाथ कितना है? एक। चुंबकीय पाथ एक है तो लीकेज क्या होगा इसमें? अधिक। चुंबकीय पाथ का मैं कम काटेगा तो लीकेज क्या है? अधिक। लीकेज अधिक होता है तो दक्षता क्या होती है? कम। तो इस ट्रांसफॉर्मर की लीकेज अधिक है और दक्षता कौन सी क्या है? कम। ठीक है। इसमें जो वाइंडिंग है कौन सी प्रकार की वाइंडिंग कहलाती है? ये बीच में कंसेंट्रिंग। वाइंडिंग कहलाती है कंसेंट्रिंग प्रकार की। ये हमारे पास कोर है जो किसकी बनी हुई है? लोहा की। और वो ये क्या है भाई? ताम्र। आप देखो लोहे को तांबे के द्वारा घेरा हुआ है कि नहीं है? है। तो बाहर की तरफ कौन है? ताम्र। तो बाहर की तरफ ताम्र है तो आप इसमें ये ध्यान रखो ताम्र हानि भी क्या होगी? ज्यादा। लोहा इसके बीच में आ गया है और यानी लोहे की मात्रा भी क्या है? कम। तो ताम्र हानि लोहा हानि से क्या है? अधिक। इसका उपयोग उच्च वोल्टेज में किया जाता है। तो हमारे पास करोड़ प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है। आकार कैसा होगा भाई? एल, यू व आई या आयताकार। लिंब पर वाइंडिंग स्थापित होती है। लिंब कितने हैं? दो। दोनों लिंबों पर वाइंडिंग स्थापित है, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय पाथ कितना बना भाई? एक। ठीक है। चुंबकीय लीकेज क्या होता है? अधिक, दक्षता कम, क्योंकि चुंबकीय पाथ एक ही है तो लीकेज क्या होगा? ज्यादा। और वाइंडिंग कौन सी प्रकार की है? कंसेंट्रिंग वाइंडिंग। अब यहां पर एक आता है कि हमारे पास इसकी कोर किसकी बनी हुई है? वैसे मैं आगे पढ़ूंगा। कोर हमारे पास, हमें सबसे पहली बात बेस्ट कोर तो होती CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। यदि हम CRGO ऑप्शन में आया कभी भी कि बताइए ट्रांसफॉर्मर की कोर किसकी बनी होती है, ऑप्शन में CRGO है तो उत्तर वही होगा।
सीआर जो नहीं आता तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा तो आप जानते हैं 3.8 से 4.6, और आप ये भी जानते हैं कि लेमिनेशन की मोटाई भी जानते ही है 0.35 mm से 0.5 mm, और इस प्रकार इसका निर्माण किया जाता है। तो कोर के बारे में वैसे मैं आगे लिखूंगा। बाकी ये समझ में आ गया, करो नोट। टेक्निकल हेल्पर में यही थ्योरी आती है क्या? टेक्निकल हेल्पर में जो थ्योरी आती है उसमें सिलेबस में इतना ही नाम होता है, एज पर डीजीटी के सिलेबस के अनुसार आएगी। सिलेबस लिख के थोड़ा देता है ये टॉपिक आएगा। रेलवे वाले भी यही देते हैं, बार्क वाले भी यही देते हैं, हरियाणा को छोड़ के लगभग आज तक तो सबने यही दिया है। हरियाणा वालों ने एक ऐसा पता नहीं क्या सिलेबस लिखा अब की बार, वो मैंने मरते करते पढ़ा ही दिया, बहुत मुश्किल हुआ। ऐसे ऐसे टॉपिक है जो न तो बीटेक की किताब मिले, न डिप्लोमा मिले, न आईटीआई मिले, उन्होंने लिख के डाले हैं कि सोलर सेल के बारे में बताओ, जो बताओ सोलर प्लेटों के बारे में बताओ, उसके बाद ये बताओ कि उत्तर से दक्षिण में क्या प्रभाव पड़ेगा और सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो मैं नाम बता रहा हूँ वो कहीं थे ही नहीं, लेकिन आए थे उनके सिलेबस में। बाकी टेक्निकल में कोई सिलेबस देते नहीं है, जनरली इतना ही नाम लिखते हैं कि तुम तो भाई डीजीटी की साइड में जो लिखा हुआ सिलेबस पढ़ के आ जाना। सामान्यतः यही लिखते हैं ना, सिलेबस देख लो, सामान्यतः क्या लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, एज पर डीजीटी। लोको पायलट वाला सिलेबस देते थोड़ी है। लोको पायलट में पार्ट बी में उनकी साइड पे सिलेबस क्लिक करोगे ना तो सीधा आपको डीजीटी साइड पे ले जाएगा कि तू इधर देख ले। तो ये है मामला। वह नहीं है इधर, तो उधर होने से नहीं होता है। ये हमारे पास कौन सी हानि है भाई,
करोड़ प्रकार की हानि। कोर प्रकार के ट्रांसफॉर्मर के बाद में आता हमारे पास सेल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना। सेल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। एक हमारे पास कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर था, दूसरा था सेल प्रकार। सेल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि आकार कैसा है। बताओ भाई। यहां पर हमारे पास ये प्राथमिक वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। एक तो चुंबकीय पाथ ये बनेगा, एक चुंबकीय पाथ ये बनेगा। तो इसमें चुंबकीय पाथ कितने हैं भाई? दो। चुंबकीय पाथ तो आपने बता रहे हो, आप आकार बताओ ना कौन सा है? यू आकार। पहला तो मैं कह दिया, सही बात है, ई वे आई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। एक होता है एफ आकार, एफ ऐसे बनाता है, एफ आकार। और एक बनाता है एक बनाता है टी वे यू। ये ठीक है, आप देख लेना भाई, ये ऐसे टी वे यू। एक इन्होंने खुद ने जबरदस्ती करके एम बनाया, लिखा है नीमी के अंदर, लेकिन ये ढंग का था नहीं। उन्होंने डायग्राम भी दिया था, लेकिन फिर ई वे आई और एम वाले में फर्क ही नहीं था। एम वाले में तो उन्होंने ऐसे ही बनाया था, ऐसे कुछ करके बना के ऐसे खुद नहीं लाइन खींच दी। तो मैं कहता इसको सीधा कर दो, ई वे आई तो है ही है। आप उसमें भी खोलोगे तो ई वे आई है, लेकिन उन्होंने लिख रखा है कि एम स्टैंपिंग, यही नाम लिखा हुआ है। तो आकार ये बनते हैं, बाकी तो मैंने बता दिया, एम के अलावा मैंने समझा दिया कैसे बनता है आकार। तो ई वे आई या एफ, या क्या है टी वे यू, और यहां एम स्टैंपिंग, ये आकार होता है। ठीक है। लिंब कितने हैं भाई? 3।
सेंट्रल लिंब पर प्राथमिक व सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित है कि नहीं है? आकार ई व आई, लिंब कितने? 3, सेंट्रल लिंब पर प्राथमिक वाइंडिंग स्थापित। चुंबकीय पात कितने होते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? कोर प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की तुलना में लीकेज क्या होगा? कोर प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की तुलना में लीकेज कम व दक्षता अधिक। आकार ई व यू प्रकार का, लिंब कितने हैं? 3, सेंट्रल लिंब पर प्राथमिक व सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित। चुंबकीय पात कितने होते हैं? 2। कोर प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की तुलना में लीकेज कम व दक्षता अधिक। ठीक है, यहां तक तो। अब इसके आगे बात करते हैं। अब हमारे पास इसमें जो कॉपर वाइंडिंग है उसको लोहे के द्वारा घेरा हुआ है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो लोहा के द्वारा कॉपर वाइंडिंग को घेरा हुआ है, तो आप कहोगे इसमें लोहा हानि कॉपर हानि से क्या है? अधिक। इसकी वाइंडिंग क्या होती है? सैंडविच प्रकार। इन दो प्लेटों के बीच वाली प्लेट में है कि नहीं है? इस रूप को क्या कहते हैं? सैंडविच। तो सैंडविच प्रकार की वाइंडिंग, इसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है स्टेप अप व स्टेप डाउन में। स्टेप अप व स्टेप डाउन में सर्वाधिक उपयोग तो स्टेप अप व स्टेप डाउन में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो लो हानि कॉपर हानि से क्या होगी भाई? ज्यादा। वाइंडिंग क्या होगी भाई? सैंडविच प्रकार की। स्टेप अप व स्टेप डाउन में सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है। अरे आंधी तो बाहर आई है, इधर क्या हुआ? हवा का इतने झोंके से गिर गए क्या?
अलग से इसको याद करना नहीं पड़ेगा ना भाई, उस डायग्राम से समझ में आ जाना चाहिए चीजें दिए है। क्योंकि रटने बैठोगे तो इधर का आंकड़े उधर चले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो वहीं रहते हैं, वहीं नहीं रहते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। फिर ऑप्शन में तो दोनों ही आते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास कौन से प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है भाई? सेल प्रकार। तो आकार हमने देख लिया, लिम्ब देख लिया, चुंबकीय पात कितने होते हैं? दो। ठीक है। अगला हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है? बेरी प्रकार का। बेरी प्रकार बेरी प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में ऐसा है कि हमारे पास जो चुंबकीय पात बना है वो अनेक चुंबकीय पात बनेंगे। ठीक है। और सबसे पहले आपने प्राथमिक वाइंडिंग लगा दी। प्राथमिक वाइंडिंग लगाने के बाद में इसके ऊपर एक इंसुलेशन किया जाता है, यानी कागज का इंसुलेशन कर दिया जाता है। प्राथमिक वाइंडिंग लगा दी। प्राथमिक वाइंडिंग लगाने के बाद में, ठीक है, प्राथमिक वाइंडिंग लगाने के बाद इसके ऊपर इंसुलेशन कर दिया। इंसुलेशन करने के बाद में इस पर एक सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित कर दी जाती है। इस प्रकार ये वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट तो हुई नहीं, बीच में क्या लगा दिया? इंसुलेशन। ठीक है। और हमारे पास जो ये बीच वाला सेंट्रल लिम्ब बना था,
अब ये चारों ओर इस प्रकार इसमें आयताकार पट्टियां लगी होती है। चारों ओर आयताकार पट्टियां लगी है तो ये चुंबकीय पात का काम करती है। तो इसमें सबसे पहले इसमें सेंट्रल लिंब पर प्राथमिक वाइंडिंग के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित है। इसमें सेंट्रल लिंब पर प्राथमिक वाइंडिंग के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित। ठीक है। इसके चारों ओर आयताकार पट्टियां होती है। आयताकार पट्टियां चारों ओर है तो चुंबकीय पात क्या होगा भाई इसमें अनेक। चुंबकीय पात अनेक होगा तो लीकेज कम होगा, यानी कि दक्षता क्या होगी उच्च। लेकिन यदि वाइंडिंग खराब हो गई और चारों ओर आयताकार पट्टियां हैं तो रीवाइंडिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चारों ओर आयताकार पट्टियां। जैसे मान लो प्राथमिक वाइंडिंग जल गई तो पहले मैं सेकेंडरी वाइंडिंग खोलूं, फिर इंसुलेशन हटाऊं, फिर प्राथमिक वाइंडिंग को रिवाइंड करूंगा, तो इसमें रीवाइंडिंग करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसका प्रयोग केवल वहीं किया जाता है जहां उच्च दक्षता की आवश्यकता होती है, कि भाई यहां तो हमें दक्षता उच्च चाहिए ही चाहिए, वहीं इसका काम में लेंगे, बाकी इसको कहीं भी काम में नहीं लिया जाता। इसकी रीवाइंडिंग करना मुश्किल है, इसलिए केवल उच्च दक्षता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च दक्षता आवश्यक हो वहीं पर उच्च दक्षता आवश्यक हो वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है।
हो गया अभी? ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते हैं? बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। इसमें सेंट्रल लिंब पर प्राथमिक वाइंडिंग के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित होती है। चारों ओर आयताकार पट्टियां होती है। चुंबकीय पात इसमें अनेक होते हैं और दक्षता क्या होती है? उच्च। इसकी रीवाइंडिंग करना मुश्किल है, इसलिए केवल उस दक्षता आवश्यक हो वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आकार, इसका आकार कुछ है ही नहीं ना, केवल सेंट्रल लिंब पे चारों आयताकार पट्टियां हैं, तो आकार के बारे में बात ही क्या करेंगे? वाह है पट्टी, ये पत्थर की बनी होती है। मैंने आपको बताया ना पट्टी किसकी बनी होती है, कहाँ थे तुम? मैंने सिलिकॉन स्टील की पट्टियों से ही बनती है कोई भी कोर हो। किसकी बनती है? बताया नहीं बताया? तो क्या हुआ आपको? मैं कागज की पट्टी बना रहा था। यही होता है बेटा, आधे सुनते हो तो। मैंने कहा पहले मैंने प्राथमिक वाइंडिंग की, उसके ऊपर कागज का इंसुलेशन लगाया, उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग की। इंसुलेशन इसलिए लगाया कि प्राथमिक और सेकेंडरी डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट ना हो। वही है। ठीक है, ओके। और क्या हालचाल है? हाँ तो सीधे बैठ दो, मंडी पर बैठा गांव में, एक गोड्डा ऊपर निकालियो यार, बटिन लियो सारो। अगला देखो कि शीतलन प्रणाली के आधार पर कर देते हैं भाई। आवाज मत करो भाई। शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। किसके आधार पर वर्गीकरण है भाई? शीतलन प्रणाली के आधार पर। ठीक है, शीतलन प्रणाली के आधार पर सबसे पहला है प्राकृतिक रूप से शीतलन। प्राकृतिक रूप से शीतलन का मतलब क्या है? कि ट्रांसफॉर्मर अपना आप ही ठंडा हो जाएगा। जैसे कोई चीज गर्म होती है तो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है ना, उससे प्राकृतिक रूप से शीतलन कहते हैं। हमें कहा भाई प्राकृतिक रूप से शीतलन भी करना है तो थोड़ा सा तो इजी करो इसको, तो अगर ट्रांसफॉर्मर का आकार बड़ा कर दो। यदि ट्रांसफॉर्मर हिट ज्यादा देगा, आकार उसका क्या है? छोटा, तो ऊष्मा क्या हो रही है? ज्यादा। यदि उसका आकार को आपने बड़ा कर दिया तो ऊष्मा को फैलने की जगह क्या मिलेगी? ज्यादा। और ऊष्मा को फैलने की ज्यादा मिलेगी, साथ में उसकी बॉडी बड़ी हो गई तो संपर्क क्षेत्रफल भी क्या हो गया? ज्यादा। इसलिए ये जो अंदर की ऊष्मा है जल्दी से बाहर फैला देगा, इसे ट्रांसफॉर्मर क्या रहेगा? ठंडा। तो एक तो है आकार को अपेक्षाकृत बड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। और क्या करोगे भाई? आप जो ट्रांस आकार में बड़ा के इसके चारों छोटे छोटे छिद्र कर दो, डक्ट कर दो। डक्ट इस प्रकार करना चाहिए कि बारिश बारिश में पानी तो उसके अंदर नहीं जाए, लेकिन हवा तेज गति से चले तो बाहर वाली ठंड है जो आर पार हवा आर पार हो जाए, यानी ठंडी हवा बाहर से जाएगी, गर्म हवा को बाहर निकाल देगी।
यही तो होता है। तो इसके चारों ओर छोटे छोटे डक्ट कर दिए जाते हैं। डक्ट यानी छिद्र। एक कई जगह 10 केवी लिखा था, कई जगह 5 केवी आता है। 5 केवी क्षमता तक। यदि मान लो ब्रैकेट में के 10 केवी तक, तो भी इसी का उपयोग करें। 10 केवी तक कोई दिक्कत है नहीं। 10 केवी से ज्यादा पर ये कार्य नहीं कर पाएगा। क्यों रंगा बिला, तुम दोनों कब से लगे हुए हो? तूने मुझे 3 बार देख लिया कि मैंने तुझे देख लिया। हाँ, फिर भी तू रुक नहीं रहा। कुछ शर्म वरम है? नहीं, अच्छा पता नहीं चले तो कोई बात नहीं। 3 बार तूने मुझे देख लिया कि मैंने तुझे देख लिया बातें करते हुए। तूने पड़ोसी को भी बता दिया कि सर ने हमें देख लिया, बताया ना? फिर भी तू यही। अब तो सुधर जाओ। प्राकृतिक रूप से शीतलन एक हो गया। दूसरा होता है हमारे पास जल द्वारा शीतलन। कि भाई ट्रांसफॉर्मर ज्यादा गर्म हो जाए तो उसके ऊपर पानी डाल दो, ठीक है? नहीं डालना ना। तो क्या करें? जल द्वारा शीतलन तो कह रहा है, क्या कह रहे हैं इसमें? ट्रांसफॉर्मर में टेढ़ी मेढ़ी नलिका से पानी को गुजारा जाता है। जब ट्रांसफॉर्मर गर्म होगा तो नली गर्म होगी, और वो नली गर्म होगी तो नली का गर्म होने से अंदर पानी बहेगा, वो भी क्या होगा? गर्म। तो वो गर्मी को क्या ले आएगा? बाहर। आपने गांव में देखा होगा जो डीजल जनरेटर होते हैं, या डीजल जो आटा गेहूं पीसने वाली चक्की होती है वहां लगा होता है ना, तो वो क्या करता है कि भाई ये जनरेटर है जो ज्यादा गर्म नहीं हो, इसलिए लगाते हैं। तो यही केस है। पानी को ट्रांसफॉर्मर में से गुजारा जाता है। टेढ़ी मेढ़ी नलिका से पानी को ट्रांसफॉर्मर से गुजारा जाता है, जिससे उष्मा पानी के साथ बाहर निकलती है। ठीक है। टेढ़ी नली से पानी को ट्रांसफॉर्मर से गुजारा जाता है, जिससे उष्मा पानी के साथ जिसमें उष्मा पानी के साथ बाहर निकलती है।
क्या हुआ? मेरे सपोज मैं बताऊं, तूने कभी देखा नहीं? ये ट्रांसफॉर्मर है, इसके अंदर दो कोयलें लगी रहेगी, मतलब वाइंडिंग। अब आपने एक अंदर टेढ़ी मेढ़ी नली का क्यों लगाते हैं? सीधी नली का तो आर पार थोड़ी करानी है। जैसे ये है, इससे क्या होगा कि अंदर ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग गर्म हुई, वाइंडिंग गर्म हुई तो आसपास का वातावरण क्या होगा? गर्म। जिससे ये नली का क्या होगी? गर्म। नली गर्म होने से अंदर पानी जाएगा, और पानी जो बाहर आएगा, हमने भेजा तो ठंडा था, बाहर आया कौन सा था? गर्म। यही बड़ी बड़ी मशीनों में जनरेटर में होता है, उनके पास है, गुजार दी जाती है पानी की नली। इससे क्या होता है? लगातार वो पानी रोटेट करता रह जाता है, और उसमें को क्या लाता है? बाहर। क्लियर? ठीक है। तीसरा है वायु दाब द्वारा शीतलन। ये तो सहायक के रूप में काम में लेते हैं। ब्लोअर फैन द्वारा ट्रांसफॉर्मर की ऊष्मा को कम किया जाता है। बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जीएसएस या जीएस, वहां पर बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगा ना, उसके ऊपर ही ब्लोअर फैन लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो कूलिंग ट्यूब है वो गर्म होती है, उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा जोर से हवा जाती है, तो क्या होता है? ये पीछे से ठंडी हवा खींचेगा, उसके ऊपर टक्कर मारेगा, तो ये हवा को फैला देगा, ताकि कूलिंग ट्यूब ज्यादा दक्षता के साथ कार्य कर सके। चौथा है जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, तेल द्वारा शीतलन। सर्वाधिक प्रयोग इसका किया जाता है, और इसका प्रयोग हम करते हैं 2 MVA तक। ट्रांसफॉर्मर में टॉपिंग अप करके तेल भर दिया जाता है। तेल से वाइंडिंग डूबी होती है। आगे वायु दाब द्वारा शीतलन। अब हमारे पास कौन सा तेल द्वारा शीतलन? एक है ऑयल ब्लास्ट विधि। या एयर ब्लास्ट। ऑयल ब्लास्ट या एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट द्वारा। ठीक है, बताओ। इसमें केवल इतना ही लिखो कि इसमें क्या है कि वायु है चेंबर में भरी जाती है, जो ज्यादा गर्म होने पर
तेल के साथ साथ वायु का भी दबाव आ जाता है, जिससे ये कूलिंग क्या करती है, जल्दी करती है। तो इसके लिए एक ही सवाल आएगा, उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर में क्या प्रयोग किया जाता है, ऑयल ब्लास्ट या एयर ब्लास्ट। उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए ब्लास्ट का मतलब होता है एकदम से वायु प्रेशर के साथ बाहर निकलना। वायु यदि प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी तो ऊष्मा को क्या कर देगी, खत्म कर देती है जल्दी से। वायु दाब में हमने लिखा है बाहर पंखा लगे ब्लोअर फैन, इसमें अंदर चेंबर बनता है ब्लास्ट में, वहां ब्लोअर फैन है, जो वायु दाब है ना वो ब्लोअर फैन है, बाहर पंखा लगता है। आप जाओगे ग्रिड स्टेशन पे, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उसकी जो बाहर वाली रेडिएटर ट्यूब या कूलिंग ट्यूब कहते हैं, उसके ऊपर पंखा लगा दिया जाता है। रेडिएटर ट्यूब ठंडा करने का काम करती है, लेकिन पूरी दक्षता के साथ नहीं करती, तो ऊपर पंखा लगा देते हैं। वो जो पंखा लगाया उसे कहते हैं वायु दाब द्वारा शीतलन। ऊपर हमने कौन सा फैन लगाया, ब्लोअर फैन। और ये एयर ब्लास्ट होता है, ये जो अंदर होता है, जो वायु प्रेशर के साथ भरी जाती है। ट्रांसफार्मर में तेल के साथ वायु किसमें होती है, प्रेशर के साथ, वो होता है। ठीक है, अब आता है ट्रांसफार्मर के तेल के बारे में पूरी डिटेल। ट्रांसफार्मर का तेल जो है बताओ, ट्रांसफार्मर के तेल का कार्य क्या है। एक तो इसमें गुण होना चाहिए शीतलन का, ठंडा करना, कूलिंग करना। दूसरा है कि जब आपने तेल डाला तो दोनों वाइंडिंग है शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, इसलिए गुण किसका होना चाहिए, विद्युत रोधन का। तो पहला तो इसमें गुण क्या होना चाहिए, शीतलन व विद्युत रोधन। तेल के प्रकार कितने होते हैं, दो। ट्रांसफार्मर का तेल होता है, उस तेल के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन सा प्रकार होता है, पहला तो है खनिज तेल, यानी कि मिनरल ऑयल। सर्वाधिक प्रयोग इसी का ही करते हैं। एक होता है सिंथेटिक तेल। सिंथेटिक तेल किसका मिश्रण होता है भाई, हाइड्रोकार्बन प्लस सिलिकॉन का। ये महंगा होता है। सुरंग ट्रांसफार्मर में उपयोग, जो सुरंग या खानों के अंदर लगी होती है ना ट्रांसफार्मर, तो जहां बार बार तेल को चेंज करना या मेंटेनेंस कर पाना मुश्किल होता है, वहां पर कौन सा तेल डाला जाता है, सिंथेटिक। इसकी परावैद्युतिक सामर्थ्य कितनी है,
है भाई, 30 केवी पर एमएम से 40 केवी पर एमएम। ठीक है। और एक और पॉइंट क्या रह गया, पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य 30 केवी पर एमएम से 40 केवी पर एमएम होता है। हाँ, प्रज्वलन बिंदु, प्रज्वलन बिंदु यानी फ्लैश पॉइंट, ये होता है 140 डिग्री सेल्सियस और रंग होता है इसका पीलापन युक्त। ये ट्रांसफॉर्मर तेल की सारी खास बातें, सब पूछी हुई बातें हैं, ध्यान रखना चाहिए इतना सा। तो ट्रांसफॉर्मर का तेल क्या काम करता है भाई, शीतलन का, लेकिन गुण विद्युत रोधन का भी तो होना ही चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट कर देगा। तेल दो प्रकार काम लेते हैं, सामान्यतः हम कौन सा काम लेते हैं, खनिज तेल, लेकिन सुरंग वाले ट्रांसफॉर्मर वगैरह होते हैं वहां पर हम कौन सा तेल काम लेते हैं, सिंथेटिक। सिंथेटिक तेल किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन प्लस सिलिकॉन का, और ये अपेक्षाकृत महंगा होता है, लेकिन जहां मरम्मत है जो ज्यादा समय बाद की जाए, यानी बार बार ट्रांसफॉर्मर को चेक नहीं किया जा सकता, वहां पर इसका प्रयोग कर लिया जाता है। पैरा विद्युतिक सामर्थ्य कितनी होती है, 30 केवी पर एमएम से 40 केवी पर एमएम। प्रज्वलन बिंदु कितना है, 140 डिग्री सेल्सियस, और रंग क्या होता है, पीलापन युक्त। इसकी वाइंडिंग किसकी बनी होती है, ट्रांसफॉर्मर की, कॉपर की, कॉपर की होती है। परीक्षा में उत्तर तो कॉपर का होता है, लेकिन आजकल एल्यूमिनियम की बना रहे हैं कि कॉपर चोरी हो रहा है, तो चोरी तो पूरा ट्रांसफॉर्मर ही हो जाता है, लेकिन उसमें ज्यादा केस ये था अंदर से कॉपर निकाल लेते हैं। रेडिएटर में रेडिएटर ठंडा करता है, हाँ। रेडिएटर क्या होता है ये बताऊं, वैसे मैं अभी संरचना आपको 2-3 दिन बाद आएगी, संरचना पढ़ाऊंगा तब रेडिएटर के बारे में बताऊंगा। बाकी रेडिएटर कुछ नहीं होता है, खाली ट्यूब होती है, जिसे मैं कूलिंग ट्यूब भी कहता हूं। मैं कहता हूं ये टैंक है, टैंक में तेल भर दिया, अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल तो इतना हिसाब का ही है, अब मुझे पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना है, तो मैंने क्या कर दिया, चारों ओर कूलिंग ट्यूब लगा दी। अब कूलिंग ट्यूब कुछ नहीं है, तेल इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी तेल है, ऐसे समांतर में 4-5-5-6 लगा दी मैंने। अभी क्या होगा कि ये जैसे पाइप के अंदर तेल तो कम गए, लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल क्या मिला, ज्यादा। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा मिला तो ये उष्मा का फैलाव क्या हुआ, ज्यादा, तो उष्मा वायु के संपर्क में जल्दी वो ट्यूब क्या हो गई, ठंडी, तो ये तेल को गर्म से ठंडे की तरफ लेके जाते रहते हैं। इसलिए ट्यूब क्या काम करती है, कूलिंग का, है क्या ट्यूब, इसलिए कूलिंग ट्यूब। अंदर क्या है, कुछ नहीं, खाली ट्यूब है, अंदर तेल चलता है, वही तेल जो मेन टैंक में चलता है, लेकिन टैंक का क्षेत्रफल तो कम है ना, क्षेत्रफल बढ़ाना है, इसलिए इस ट्यूब को कहते हैं कूलिंग ट्यूब या रेडिएटर। पट्टियां लगा देते हैं तो रेडिएटर हो जाता है, उसका पूरा का उद्देश्य यही होता है। पट्टियां लगा देते क्या बन जाता है, रेडिएटर, और ये ट्यूब होती है तो कूलिंग ट्यूब। इनमें लगा होता है क्या, कुछ नहीं होता, इनमें लगाने के लिए बाहर पंखा लगाओ, ताकि इसको पृष्ठ क्षेत्रफल तो बढ़ गया, अब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया, पंखा लगाओगे तो ये क्या है, ट्यूब का जो बाहर उष्मा आएगी नहीं, उसको जल्दी क्या कर देगा, ठंडा। जितनी ट्यूब ठंडी होती जाएगी उष्मा उच्च से निम्न की तरफ आएगी, ट्यूब की तरफ आती जाएगी, जैसे जैसे ट्यूब की तरफ आएगी आप ठंडा करते जाएंगे।
ये कूलिंग ट्यूब हो जाएगी। हो गया है? क्या हुआ? बोतल की लड़ाई है? चलो अब हम देखते हैं एक ट्रांसफॉर्मर का और वर्गीकरण जो है अच्छा वो मापन प्रणाली के आधार पर। आपने सबने नाम सुना होगा सीटी और पीटी। अब उसके बारे में देखते हैं। मापन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। ठीक। मापन प्रणाली में दो है ना, एक में सीटी और एक पीटी। पहला लिख देते हैं सीटी। सीटी के बारे में क्या जानते हैं? करंट ट्रांसफॉर्मर के बारे में। बताओ भाई। करंट ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है? तो आप कहेंगे भाई करंट ट्रांसफर कार्य धारा का मापना। हम कहेंगे धारा तो हम अमीटर के द्वारा ही मापते हैं, तो कहेंगे इसके द्वारा उच्च धारा का मापन होगा। इसके द्वारा क्या होगा? तो बहुत ज्यादा धारा होगी, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, तो उस धारा का भी मापन कर सकते हो किसके द्वारा? सीटी की सहायता से। तो पहला केस तो इसका आया, ये क्या करेगा? उच्च धारा का मापन। अब इसने कहा उस धारा का मापन क्या करूंगा? मैं खुद तो मापूंगा नहीं। ये कह रहा मापूंगा तो मैं भी अमीटर से ही, और अमीटर 5 एम्पियर से ज्यादा मापता नहीं है। तो इसका कार्य है जुगाड़ करना कि कैसे करके धारा को 5 एम्पियर से कम लेके आ जाए, तो अमीटर माप लेगा, फिर वो आपको एग्जैक्ट जो धारा है वो मान दर्शा देना। तो इसने कहा कि ट्रांसफॉर्मर इस प्रकार का हो जिसमें प्राथमिक से सेकेंडरी में जाए तो धारा क्या हो जाए? घट जाए। तो इसने प्राथमिक में 1 या 2 ही चक्कर लगाए, ठीक है, और सेकेंडरी में चक्रों की संख्या क्या रखी? ज्यादा। तो बताओ ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? स्टेप अप। स्टेप अप में क्या हुआ? वोल्टेज तो बढ़ा लेकिन धारा क्या हुई? लेकिन धारा धारा घटी। तो धारा घटी और धारा यहाँ कम हो जाएगी, और जो कम हो गई धारा उसको किसकी सहायता से माप दिया भाई? अमीटर से। अब जैसे अब यहां पर मान लो ये है 2 चक्कर, आप समझना, इधर चक्कर है 200। अब हुआ क्या है? तो ये 1:100 हुआ कि नहीं हुआ? नंबर ऑफ टर्न। इसका मतलब है इधर धारा 3 एम्पियर आई है, तो एक्चुअल में इधर थी कितनी? 300, क्योंकि धारा तो घट गया ही है।
कितना गुना घटी? 100 गुना। वोल्टेज 100 गुना बढ़ा तो धारा 100 गुना क्या हुई? कम। और हमने सेकेंडरी में धारा 3 एम्पियर मिली तो प्राथमिक में कितनी है? 300। तो बताओ मापा किसकी सहायता से? अमीटर की सहायता से। और लेकिन मापा धारा कौन सी है? उच्च धारा। अमीटर की सहायता से आनुपातिक स्केल द्वारा मापन, यानी जिस अनुपात में ये रेशियो हुआ ना, वो अनुपात वहां नीचे लगा दिया जाता है। अमीटर है, इसकी परास कितनी है? 0 से 5 एम्पियर। प्राथमिक वाइंडिंग में एक या 2 चक्कर होते हैं। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला नहीं रखा जाता, कारण पूछोगे तो इंसुलेशन ब्रेकडाउन है, इसलिए खुला नहीं रख सकते। ये सवाल पूछा हुआ है। और इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर के इसमें इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर का उपयोग होता है।
क्लियर? सीटी यानी कि करंट ट्रांसफॉर्मर। ओके, लिख लिया? हाँ, प्रास का मतलब है रेंज। और आपको इंग्लिश आती हिंदी आती नहीं, देख लो। 0 से 5 एम्पियर रेंज होती है ना। कम्यूटर कितने से कितने एम्पियर तक मापता है? 30 एम्पियर तक माप लेता है। ये आपकी गलतफहमी है। वो होता है मल्टीप्लायर की सहायता से। जब अमीटर की माप सीमा बढ़ाई जाती है तो उसके समांतर क्रम में निम्न मान के प्रतिरोध को जोड़कर आनुपातिक स्केल के द्वारा माप सीमा बढ़ाई जाती है। अमीटर तो यहां भी मापेगा सीधा 300, लेकिन अमीटर खुद कितना मापता है? 5। और हमने क्या कर दिया, यहां से एक रेशियो शो कर दिया, यानी 100 गुना घटा के दिया। अब इसके नीचे जो स्केल लगी होगी ना, यहां क्या लिखा है? 0, 100, 200, 300, 400, 500। तो ये आया यहां पर। हम क्या कहेंगे, कितना एम्पियर आया? 400 एम्पियर। एक्चुअल में तो प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सा है भाई, कितना एम्पियर है? 400। और जबकि अमीटर खुद ने इसमें कितना मापा है? 4। हमने तो नीचे वाला गता ही तो चेंज किया है। इस स्केल को कहते हैं अनुपातिक स्केल। क्यों चेंज किया? क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मर में से रेशियो जिस हिसाब से लगाया उसी हिसाब से स्केल लगाएंगे। क्लियर? इससे कहते हैं अनुपातिक स्केल। पूछ एमीटर की माप सीमा कितनी होती है? तो 0 से 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से ज्यादा मापना है तो 5 एम्पियर ज्यादा मापना है तो आप है उसके संट क्रम में यानी समांतर क्रम में निम्न मान के प्रतिरोध को जोड़ो और उसके बाद इसके धारा की माप सीमा बढ़ा लो। यही तो होती है कंडीशन। ये लिख दिया। सीटी के बाद और क्या है? पीटी। जैसा सीटी वैसा पीटी। थ्योरी घर पे जाके भाई पढ़ना। आगामी 2-3 दिनों में ये ट्रांसफॉर्मर पूरा हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास ट्रांसफॉर्मर कौन सा है भाई? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? तो आप कहेंगे भाई पीटी। ये क्या करेगा? उच्च विभव का मापन। वोल्ट है तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापेगा। वोल्ट मीटर की सहायता से अनुपातिक स्केल द्वारा मापन है। अब देखो, वोल्ट मीटर मापेगा तो वोल्ट है तो मुझे घटाना पड़ेगा। इसका मतलब पहले मेरे पास वोल्टेज क्या है? ज्यादा। अब मैंने सेकेंडरी में क्या कर दिया? एक या दो चक्कर। ठीक है। अब तो वोल्टेज यहां पर क्या हो गया भाई? डाउन। और इसको किसके द्वारा माप लेंगे? वोल्ट मीटर से। अब बताइए वोल्ट मीटर की परास कितनी होती है? 0 से 110 वोल्ट। और ट्रांसफॉर्मर कैसे लगा है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या कितनी होती है भाई? एक या दो। ठीक है।
इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या रखते हैं हम, खुला रखते हैं। सीटी ये धारा मापेगा तो परिपथ में कैसे क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। पीटी वोल्टेज मापेगा तो परिपथ में कैसे क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। वोल्टेज जो भी मापता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और धारा जो भी मापता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पांच कर दो, एक या दो से, एक से पांच कर दो, एक से दो की जगह, उसे ज्यादा नहीं करते। सामान्यतः इसका संकेत का अर्थ क्या होता है कि कम होती है। इसका मतलब क्या होता है, कम होती है। कितनी कम होती है, बहुत कम होती है। बाकी तो हम सैकड़ों में लपेटे लगाते हैं, और इसमें क्या है, एक से पांच लिखने का मतलब है बहुत ही कम होती है। और जनरली हम एक या दो ही लपेटे लगवाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा लपेटे लगाएंगे अनुपात की स्केल उतनी क्या हो जाएगी भाई, बहुत ज्यादा माप नहीं माप सकती नहीं, इसलिए। हो गया। क्लियर। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का आज वर्गीकरण हमने पढ़ा है। कल की क्लास में जो वर्गीकरण पढ़ेंगे, दो तीन तो कहाँ जाएगा, पहले मैं जाऊंगा, कोई नहीं उठेगा। कल के केस में एक तो मैं आउटपुट के आधार पर वोल्टेज का वर्गीकरण करेंगे ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन। रख रखाव के आधार पर इंडोर आउटडोर, पावर के आधार पर पावर ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफॉर्मर, सब छोटे छोटे 5-5 मिनट के। फिर आएगा एक बड़ा फेज के आधार पर, सिंगल फेज और थ्री फेज। फिर थ्री फेज में आएगा कनेक्शन, तो वो आएंगे सबसे बड़े। अरे बैठ जाओ, निकलने तो मुझे, चले जाना, कहा क्या जाओगे बाहर, तो वैसे भी जान नहीं पाओगे, बारिश आ रही है, तो वही तो टाइम बचा रहे हो आप। फिर ऊपर आप चले जाना भाई, क्या दिक्कत है।